गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम जो चैप्टर 7 चल रहा है आपका पी ब्लॉक के तत्व, इसके लास्ट वर्ग में वर्ग 18 पर आ गए हैं। आज हम अक्रिय गैस या समूह 18 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। अक्रिय गैस या समूह 18 वर्ग 18 के तत्व आवर्त सारणी का आखिरी वर्ग है। इसमें जो तत्व रखे गए हैं वो ये हैं: हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और एक ऑन्सेगेनियम ओजी, जो कि नया तत्व खोजा गया है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओजी। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 2 होता है, नियॉन का 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36 और इसका 54, जीनॉन का, और इसका 86 और इसका 118। ये सारे जो तत्व हैं ये सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और इनको अपन उत्कृष्ट या अक्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये उत्कृष्ट धातुओं की तरह रिएक्शन नहीं करती, क्रियाशील नहीं होती, दूसरे तत्वों से जल्दी से क्रिया नहीं करते, इसलिए उनको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस। और ये कम क्रियाशील है, इसलिए इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस। ठीक है ना। और इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में ये सूक्ष्म मात्रा में मिलती हैं, रेयर गैसेस, दुर्लभ गैस। इनकी उपस्थिति बहुत कम होती है पीपीएम में, पार्ट पर मिलियन में। अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। हीलियम के बाद आपको नियॉन का लिखना है तो हीलियम 2s2 2p6। भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 6 इसमें, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। इसी तरह से ऑर्गन का लिखना है तो नियॉन को आगे लिख दो, क्रिप्टॉन का लिखना है तो ऑर्गन को आगे लिखो, जीनॉन का लिखना है तो क्रिप्टॉन को आगे लगा दो, रेडॉन को लिखना है तो जीनॉन को आगे लगा दो, ऑन्सेगेनियम का लिखना है तो रेडॉन को आगे लगा दो। यहां ये हो जाएगा 3s2 3p6। ये आपका हो जाएगा 3d10 4s2 4p6। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 4d10 5s2 5p6। ये आपका हो जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p6 और ये हो जाएगा 5f14 6d10 7s2 7p6। तो देखो एक एक कोश बढ़ता जा रहा है, एक एक सेल की ग्रोथ होती जा रही है। ये सभी एक तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ns2 np6। ns2 np6 मतलब इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अष्टक पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है। इसी कारण से ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करते, क्रिया नहीं करते किसी से, इसलिए इनको अपन अक्रिय गैस या दुर्लभ गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ठीक है ना। इनका अष्टक पूर्ण है और ये सभी एक परमाणविक गैस है, एक परमाणविक, मोनो एटॉमिक। वैसे बाकी की गैसें जो डायटोमिक है, जैसे O2 N2 H2, लेकिन ये ऐसी है
एक परमाणु गैस है। इनमें इन सब का अष्टक पूर्ण है, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के पास एक ही कोश होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सबका NH2 NP6 है। इनका अष्टक पूर्ण होने के कारण ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं, रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होती हैं ये। अब इनकी जो उपलब्धता है, तो वायु में इनकी उपस्थिति बहुत कम होती है, लगभग वायु के आयतन का 1%। उपलब्धता वायु के आयतन का 1% होती है ये सारी इनर्ट गैसें, 1%। और इनमें भी जो आपको सर्वाधिक मात्रा में मिलेगी वो ऑर्गन गैस पाई जाएगी। इनमें ऑर्गन गैस सर्वाधिक मात्रा में मिलती है, ध्यान रखना। इनमें से बाकी सब कम है, ऑर्गन की अमाउंट सबसे ज्यादा होती है। रेडॉन है जो अति दुर्लभ गैस है, ये हमारे वातावरण में बहुत ही कम मिलता है, अत्यधिक अल्प मात्रा में मिलता है, इसलिए रेडॉन है जो अति सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, अब देखते हैं इसके सामान्य या भौतिक गुण, अक्रिय गैसों के या समूह 18 के तत्व के भौतिक गुण। ये समझ में आ गया कि इनको अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं या बहुत कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनको अपन अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अब देखिए भौतिक गुण इनके। सबसे पहला, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 है। ये तो इनका जनरल कैरेक्टर है, इसको तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बता चुका मैं। इसके बाद परमाणु आकार, परमाणु आकार, तो देखो ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनकी वांडरवाल त्रिज्या का मापन किया जाता है, क्योंकि ये आपस में बंध नहीं बनाती, तो एक परमाणुविक रूप में पाई जाती हैं, एक परमाणुविक है, वह बंध नहीं बनाती, इसलिए हम इनकी वांडरवाल त्रिज्याओं का अध्ययन करते हैं। का मापन करते हैं। और हमने पढ़ा है 11वीं क्लास में कि वांडरवाल त्रिज्या का जो वैल्यू है वो आयनिक त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होती है, इस कारण अपने आवर्त में इनका आकार सबसे बड़ा होता है। इनका आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश से जो पूर्ण भरा रहता है NH2 NP6 विन्यास होता है। दूसरा, वर्ग में नीचे आने पर, ग्रुप में जब डाउनवर्ड चलते हैं, नीचे आते हैं वर्ग में, नीचे आने पर आकार में वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि होती है, ठीक है ना। हीलियम का साइज सबसे छोटा, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इस तरह से। ये तो परमाणु आकार के बारे में हो गया।
दूसरी चीज आती है, नीचे आने पर आकार में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि एक एक कोष बढ़ता चला जाता है। इसके पास एक ही कोष होता है, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6, आगे ओंसे के नियम में 7 हो जाते हैं। इसके बाद आता है आयनन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, तो देखो इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np6 होता है, मतलब अष्टक पूर्ण है। तो ये इलेक्ट्रॉन, इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती। अष्टक पूर्ण, प्रत्येक तत्व, अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा है, ऑक्टेट रूल बताया था कि प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ना डोनेट करेंगे, ना शेयरिंग करेंगे, क्योंकि इनका ऑक्टेट अष्टक पूर्ण है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ये खुद तो त्यागते हैं नहीं। इस कारण से इनका आयनन ऊर्जा का मान अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी सर्वाधिक होती है। वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है, और हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी है जो एटॉमिक साइज, परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब परमाणु आकार बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो इन गैसों का आपस में तुलना करें तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सर्वाधिक, नियोन की उससे कम, ऑर्गन की उससे कम, क्रिप्टॉन की उससे कम, जीनॉन की उससे कम, और रेडॉन की सबसे कम। ये होगा इनका, ये इनकी आयनन ऊर्जा होगी। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये मैं साफ कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यहां पर भी देखो इनका स्थायी विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो स्थायी है इनका NH2Np6। अब इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस कारण से ये कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते। तो अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है तो जोड़ने पर हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी खुद की प्रवृत्ति नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त नहीं होगी बल्कि अवशोषित होगी, अर्थात इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता
इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक से मतलब है ऊष्मा अवशोषित होती है, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता नेगेटिव होती है क्योंकि ऊर्जा मुक्त होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए प्रक्रम ऊष्मा शोषी होगा। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद आता है एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो इनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल कार्य करता है, दुर्बल वीक वान डेर वाल फोर्स कार्य करता है, तो ये रिएक्शन नहीं करते एक दूसरे से। और वान डेर वाल फोर्स है जो आपको पता है परमाणु भार, परमाणु भार के क्या होता है समानुपाती। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, अणु भार बढ़ता है, तो आपका वान डेर वाल फोर्स भी बढ़ता है। इसका मतलब नीचे की ओर जाने पर, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर परमाणु भार बढ़ेगा, परमाणु भार बढ़ेगा तो वान डेर वाल बल भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। तो आपके जो हीलियम है इसके एमपी बीपी सबसे कम होते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं। वैसे बहुत कम होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं क्योंकि इनके बीच दुर्बल वान डेर वाल फोर्स कार्य करता है। तो ये इसके क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखते हैं इनके रासायनिक गुण। अच्छा, एक दो गुण और देख लीजिए जो बता चुका मैं। एक तो ये एक परमाणविक गैस है, एक परमाणविक रूप में रहती है, ये मैं पहले ही बता चुका। दूसरा इनकी जो विलेयता है, सोलुबिलिटी, तो ये जल में अल्प विलेय होती है, वाटर में लेस सोलुबल, जल में अल्प विलेय होती है। इसको देखना, क्योंकि ये कोई वाटर के साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, रिएक्शन नहीं करती, इस वजह से ये बहुत कम विलेय है। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब इनके रासायनिक गुणों की बात देखते हैं। देखो वैसे तो ये रासायनिक रूप से अक्रियाशील है, सभी तत्वों से क्रिया नहीं करती है, बहुत कम क्रिया है। लेकिन सबसे पहले नील बर्थलेट ने जिनोन का एक यौगिक बनाया, सर्वप्रथम नील बर्थलेट ने जिनोन का एक यौगिक XCPT-F6 बनाया। उन्होंने प्रयोगशाला में ये बनाया और बाद में इन्होंने जिनोन और फ्लोरीन के भी कई यौगिक बनाए इससे ही। तो सबसे पहले जिनोन व F2 के यौगिक
इनकी क्रियाएं बहुत कम है। मेनली जीनोन थोड़ा क्रियाशील होता है तो उसके यौगिक पाए जाते हैं। अगर जीनोन और फ्लोरीन को 2:1 में लेते हैं 673 केल्विन पर, 2:1, 673 केल्विन पर, तो आपको जीनोन डाइफ्लोराइड मिलता है XeF2। अगर जीनोन और फ्लोरीन को 1:5 में लेते हैं 873 केल्विन पर वायु व जल के साथ, तो इसका यौगिक बनता है XeF4, जीनोन टेट्राफ्लोराइड। इसी तरह से जीनोन और फ्लोरीन को 1:20 में लेते हैं 1:20, 573 केल्विन पर, और वायुमंडलीय दाब रखा जाता है 60 से 70। तो हमें जीनोन हेक्साफ्लोराइड मिलता है XeF6। तो ये कुछ जीनोन के यौगिक है जो बनाए गए हैं प्रयोगशाला में। ऐसे ही जीनोन टेट्राफ्लोराइड और ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं 143 केल्विन पर, तो हमें जीनोन हेक्साफ्लोराइड और O2 गैस मिलती है। तो ये जीनोन के यौगिक बनाने के मेथड है। ये तीनों यौगिक XeF2, XeF4 और XeF6 तीनों ही रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। ये तीनों ही रंगहीन कलरलेस क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय सॉलिड है। जो 298 केल्विन पर सामान्य ताप पर केल्विन पर सब्लिमेट हो जाते हैं, उध्रुपातित सब्लिमेशन शो करते हैं। ठीक है ना। तो ये इसके यौगिक हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब दूसरा देखते हैं, जीनोन के ऑक्साइड। जीनोन के ऑक्साइड, तो जीनोन के फ्लोराइड का अपघटन कराने पर, जीनोन के फ्लोराइडों का अपघटन, जल अपघटन कराने पर, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन कराने पर जीनोन ऑक्साइड मिलते हैं, जीनोन के ऑक्साइड मिलते हैं। जैसे
जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम, तो जीनोन ट्राइऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड 6 चौक 24, तो 24 HF और 3 ऑक्सीजन एटम O2। ये हो गया ना ऑक्सीजन 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है 12 ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर जीनोन हेक्साफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन कराते हैं, इसका आंशिक जल अपघटन कराते हैं, तो आपको जीनोन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड XeF4 और फ्लोरीन गैस, सॉरी 2HF, हाँ फ्लोरीन गैस 2HF, या XeF6 का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, तो भी आपको XeO2 F2 और 4HF मिलेगा। तो ये जीनोन के ऑक्साइड बनाने की मेथड हो गई। अब हम ये जो अक्रिय गैसों के यौगिक हैं, जीनोन के यौगिक हैं, इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इनमें कौन सा संकरण होता है, कौन सी ज्यामिति पाई जाती है, तो उनके बारे में देखेंगे हम। सबसे पहले जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन के यौगिकों में संकरण व उनकी आकृति, इनको देखेंगे। जो यौगिक पाए जाते हैं जीनोन के, इनमें सबसे पहले आता है जीनोन डाइफ्लोराइड XeF2। तो इसके लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा। जीनोन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ होते हैं, 7 दूनी 14, 8 का भाग लगाओ, 14 और 8 22, 8 दूनी 16, कितने बच्चे 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3, मतलब 2 तो बॉन्ड पेयर और 3 क्या बनेंगे, लोन पेयर। हमें पता लग गया 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 लोन पेयर। 5 हमको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, संकरण sp3d संकरण होगा। अब देखो जीनोन के बाह्यतम कोश में जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, क्रिप्टॉन 4d10, 5s2, 5p6 और 5d0। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन और 5d आपका रिक्त है। अब इसको हम एक्साइटेड करते हैं, क्योंकि हमें कम से कम 2 बॉन्ड पेयर बनाने, इसका मतलब 2 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देते हैं, इसको एक्साइटेड करते हैं, जीनोन को एक्साइटेड करते हैं, उत्तेजित करते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो आपके पास 5s में 2,
5 में इसमें दो दो हो जाएंगे, इधर एक और ये डी में आ जाएंगे। तो देखो दो तो अनपेयर्ड हो गए और बाकी ये लोन पेयर के काम आएंगे। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3d। 5 हमको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। पांच में से 3 के पास तो लोन पेयर है और 2 आपके बॉन्ड पेयर बनाने के काम आएंगे। ये दोनों बॉन्ड पेयर में फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाएंगे और ये तीनों लोन पेयर के रूप में रहेंगे। अब हम जानते हैं कि जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्यामिति कैसी होती है आपकी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और हमने पढ़ा है कि लोन पेयर हमेशा कहां आते हैं? निरक्षीय स्थिति में, भूमध्य। तो ये तो लोन पेयर आ जाएंगे यहां। तो ये तीनों तो क्या है? लोन पेयर। और यहां पर आपके आएंगे बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। अब देखिए ये तो लोन पेयर है, तो ये वाली ज्यामिति तो कहलाती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण अणु की जो वास्तविक ज्यामिति है वो कैसी हो जाएगी? रेखीय हो जाएगी, क्योंकि जीनोम से एक फ्लोरीन ऊपर जुड़ा है, एक फ्लोरीन नीचे, बॉन्ड यहीं बने। ये आपके लोन पेयर है। तो वास्तविक आकृति कैसी हो जाएगी? रेखीय। तो इसकी आकृति पूछी जाएगी तो आपको रेखीय बतानी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय नहीं बतानी, क्योंकि ये तो जो अगर सारे बॉन्ड पेयर होते तब बनती त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, लेकिन इसमें 3 तो लोन पेयर है तो इनको छुपा लो, आकृति ये रेखीय हो जाएगी। इसके बाद हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं जीनोन टेट्राफ्लोराइड XeF4। उसका भी ऐसे ही होगा, ज्यादा डिफरेंस कुछ आएगा नहीं अपने। इसी में कर दूंगा मैं। XeF4 जीनोन के 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, ये 7 चौक 28 अपॉन 8, 28 और 8 36, 8 चौक 32, 4 बचे तो 2, 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे और 2 लोन पेयर। 4 और 2 6 हो गए। 6 का मतलब sp3d2 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp3d2 संकरण है। वही काम करेंगे। 4 लोन पेयर चाहिए, मतलब 4 अपन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब की बार इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसको ज्यादा ऊर्जा देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। देखो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो गया? sp3d2। और हमको 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल गए, संकृत कक्षक मिल गए, जिनमें से 4 के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 के पास लोन पेयर है। तो ये तो आपके लोन पेयर और यहां से यहां तक क्या आ गए? बॉन्ड पेयर। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपको पता है ज्यामिति कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकीय होती है।
इस तरह से ये अष्टफलक बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, कल भी, जब हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड देखे थे, अंतरा हेलोजन यौगिक, कि जब अष्टफलकीय ज्यामिति होती है तो लॉन पेयर तो आपके एक्सिस पे जाते हैं, ये लॉन पेयर रहेगा और ये भी लॉन पेयर, और बॉन्ड पेयर वाले हैं जो ऑर्बिटल, वो आपके इधर जाते हैं वर्ग में। ठीक है, तो इसकी जो ज्यामिति बनेगी वो बनेगी वर्गाकार समतलीय। जीनोम, ये सारे बॉन्ड पेयर बनाएंगे, तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और ये लॉन पेयर आपके एक्सिस पे रहेंगे। तो ये ज्यामिति कैसी हो जाएगी? वर्गाकार समतलीय। तो ये इसकी ज्यामिति हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल बचे हुए मॉलिक्यूल्स की भी ज्यामिति और संकरण देखेंगे और इनके उपयोग देखेंगे। कल ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कल इसका दी एंड कर देंगे, और फिर अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक शुरू करेंगे हम, जो 8th चैप्टर है, और 9th चैप्टर, सॉरी 9 नंबर है।